भारत की जेलों में बंद हर 100 में से 75 लोग, मतलब 75% लोग असल में अपराधी हैं ही नहीं। वे बस इंतजार कर रहे हैं। और सच कहूं तो ये एक ऐसा तथ्य है जो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की बुनियाद पर ही बड़े सवाल खड़े कर देता है। बिल्कुल। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र भी है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हाल ही में पब्लिश हुआ एक बहुत ही प्रभावशाली संपादकीय है, जिसका शीर्षक है बेल नॉट जेल, यानी जमानत जेल नहीं। हाँ, और इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये समझना है कि भारतीय न्याय प्रणाली में जो विचाराधीन कैदी हैं, जिन्हें हम अंडर ट्रायल्स कहते हैं, उनकी जमीनी हकीकत क्या है और ये स्थिति हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में क्या कहानी कहती है। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सिर्फ कुछ कानूनी दस्तावेजों या कोर्ट रूम्स तक सीमित मामला नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा संवैधानिक मुद्दा है। अगर हम स्रोत की बातों को गहराई से देखें तो न्याय प्रणाली के भीतर एक बहुत ही चिंताजनक बदलाव आ रहा है। मतलब सदियों से चला आ रहा वो जो सिद्धांत है ना कि दोष सिद्ध होने तक व्यक्ति निर्दोष है, वो अब धीरे धीरे प्रक्रिया द्वारा सजा में बदल रहा है। जैसे अंग्रेजी में पनिशमेंट बाय प्रोसेस कहते हैं। बिल्कुल वही, प्रक्रिया ही सजा बन गई है। हाँ, पर इससे पहले कि हम इस प्रक्रिया ही सजा है वाले पहलू पर और बात करें, मैं एक बात एकदम साफ कर देना चाहता हूं। हमारे आज के स्रोत में कुछ ऐसे मामलों और नामों का जिक्र है जो थोड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील माने जा सकते हैं। सही बात है। लेकिन इस पूरी चर्चा के दौरान हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक पक्ष का, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उनका समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम केवल स्रोत में दी गई जानकारी और उसमें मौजूद कानूनी तर्कों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। और ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि जब कानून और न्याय की बात होती है तो हमें भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ तथ्यों को देखना होता है। एकदम सही। तो न्याय प्रणाली के इन मूल सिद्धांतों को समझने के बाद जमीनी हकीकत देखना बहुत जरूरी हो जाता है। मैंने शुरुआत में जो आंकड़ा दिया था ना, वो कोई तुक्का या अनुमान नहीं है। हाँ, वो सीधा डेटा है। बिल्कुल। स्रोत साफ साफ बताता है कि भारत की जेलों में कुल कैदियों में से लगभग 75% कैदी विचाराधीन हैं। मतलब अगर हम इस 75% के आंकड़े को थोड़ा खोलकर समझें तो जेल में मौजूद हर 4 में से 3 व्यक्ति सजा याफ्ता मुजरिम है ही नहीं। बाप रे। उन पर किसी भी अदालत ने दोष साबित नहीं किया है। वो वहां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनके मामले की सुनवाई या तो शुरू ही नहीं हुई है या फिर एकदम रेंग रेंग कर चल रही है। इसको समझने के लिए मेरे दिमाग में एक उदाहरण आ रहा है। जैसे हम देखते हैं कि मेडिकल डायग्नोसिस में एक सटीकता होती है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन इन अंडर ट्रायल्स की स्थिति कुछ ऐसी है जैसे किसी व्यक्ति को डॉक्टर के क्लिनिक के वेटिंग रूम में सालों तक सिर्फ इसलिए बिठाकर रखा जाए क्योंकि उसे शायद कोई संक्रामक बीमारी हो सकती है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और फिर धीरे धीरे उस वेटिंग रूम की घुटन, वो इंतजार, वही अपने आप में उसकी सबसे बड़ी बीमारी बन जाए। मतलब वो असली बीमारी से मरे या ना मरे, वो इंतजार उसे खत्म कर देगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और मजे की बात यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही बात महसूस की है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने? हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी का जिक्र करता है। उन्होंने कहा है कि बिना मुकदमे के जेल में रखना सजा के समान है। मतलब इनकार्सरेशन विदाउट ट्रायल अमाउंट्स टू पनिशमेंट। वो अपने आप में ही सजा है। बिल्कुल। जब इतने सारे लोग बिना अपराध साबित हुए जेल में हैं तो ये कानूनी देरी कोई छोटी मोटी प्रशासनिक खामी नहीं रह जाती। ये एक प्रकार की अतिरिक्त सजा बन जाती है। ऐसी सजा जो किसी जज ने नहीं दी बल्कि सिस्टम की सुस्ती ने दी है। और इसका असर सिर्फ उस व्यक्ति तक थोड़ा ही सीमित रहता होगा जो जेल के अंदर है। बाहर की दुनिया, उसके परिवार पर भी तो भारी असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव सच में बहुत विनाशकारी होते हैं। सोचिए, जब कोई सालों तक बिना दोष सिद्ध हुए जेल में रहता है तो उसका परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। हाँ, वकीलों की फीस, घर चलाने का खर्च। वही तो, कमाने वाला अंदर है तो पूरा परिवार गरीबी में चला जाता है। और इसके अलावा समाज उस पर एक ठप्पा लगा देता है, अनुमानित अपराध का ठप्पा, यानी प्रिज्यूम्ड गिल्ट। मतलब लोग मान लेते हैं कि जेल गया तो कुछ तो किया ही होगा। बिल्कुल। भले ही 10 साल बाद अदालत उसे बाइज्जत बरी कर दे, लेकिन जो समय, जो आजीविका उसने खो दी, वो कौन वापस करेगा?
सिस्टम तो पहले दिन से ही उसे अपराधी मानकर चल रहा है। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। वो कैसे? देखिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, वो हर नागरिक को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हाँ, बिल्कुल देता है। तो फिर जब बात यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे कानूनों की आती है, तो जमानत की शर्तें इतनी सख्त कैसे हो जाती हैं कि अनुच्छेद 21 का कोई मतलब ही ना रहे? मतलब ये काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और एक बात और, यूएपीए कोई साधारण चोरी का कानून तो है नहीं, ये आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। अगर इसमें आसानी से जमानत मिलने लगी तो क्या राज्य की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ जाएगी? और यही वो वैचारिक तनाव है जिसे हमारा स्रोत उजागर करता है। देखिए, ये बात 100% सच है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, इसीलिए यूएपीए जैसे कड़े कानून बनाए भी गए हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि यूएपीए के तहत जमानत का जो मैकेनिज्म है वो सामान्य कानूनों से एकदम अलग कैसे काम करता है। तो सामान्य कानूनों में जमानत का क्या नियम है? सामान्य क्रिमिनल लॉ का मूल सिद्धांत है जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। इसमें साबित करने का बोझ पुलिस पर होता है कि आरोपी को जेल में क्यों रखना चाहिए। अच्छा। और यूएपीए में ये पूरी तरह से उलट जाता है। वहां जमानत पाना ही एक अपवाद बन जाता है। मतलब ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? मैं इसका थोड़ा तकनीकी पहलू समझना चाहता हूँ। देखिए, इसे ऐसे समझिए, यूएपीए के तहत जमानत देते समय जज को ये देखकर संतुष्ट होना पड़ता है कि पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं वो प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी सही नहीं है। ओहो। अब आप ही सोचिए, बिना पूरा ट्रायल चले, बिना गवाहों से पूछताछ किए, कोई जज सिर्फ पुलिस की चार्जशीट पढ़कर ये कैसे कह सकता है कि आरोप झूठे हैं? पुलिस ने तो अपनी फाइल में आरोपों को सही ही बताया होगा ना। अरे, ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है ना? ये तो कुछ ऐसा हुआ कि मान लीजिए आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया है, बाहर एक भारी लोहे का दरवाजा है और सिस्टम आपसे कह रहा है कि आपको जमानत तभी मिलेगी जब आप साबित कर दें कि आपने इस दरवाजे की चाबी नहीं चुराई है। बिल्कुल सही। लेकिन दिक्कत यह है कि खुद को निर्दोष साबित करने के लिए जो सबूत चाहिए वो उस लोहे के दरवाजे के बाहर हैं, जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। और पुलिस आपको सीसीटीवी भी नहीं दिखा रही, तो कोई खुद को निर्दोष कैसे साबित करेगा? एकदम परफेक्ट एनालॉजी दी आपने। ये लगभग असंभव सी स्थिति पैदा कर देता है। आरोपी पर अपनी बेगुनाही साबित करने का एक ऐसा बोझ डाल दिया जाता है जिसे बिना ट्रायल के उठाना मुमकिन ही नहीं है। और इसी वजह से लोग सालों साल अंडर ट्रायल बनकर जेलों में सड़ते रहते हैं। लेकिन यहीं पर स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण हालिया घटनाक्रम की ओर हमारा ध्यान खींचता है। एक तरह से कह सकते हैं कि अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की किरण है। अच्छा, वो क्या है? स्रोत दिल्ली उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले का विस्तार से जिक्र करता है। अदालत ने यूएपीए के तहत कुछ आरोपियों को पूरे 4 साल की हिरासत के बाद जमानत दे दी। 4 साल बाद? हाँ, और अदालत ने अपने फैसले में यह माना कि मुकदमे में होने वाली प्रक्रियात्मक देरी यानी प्रोसीजरल डिले और अपराध में आरोपी की सीमित भूमिका को देखते हुए उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि नहीं दी जा सकती। तो इसका मतलब है कि अदालत ने यह मान लिया कि अनुच्छेद 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार यूएपीए के इतने कड़े प्रावधानों से भी ऊपर है। बिल्कुल। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि कानून चाहे कितना भी कड़ा क्यों ना हो, वो अनुच्छेद 21 के तहत दी गई स्वतंत्रता को हमेशा के लिए छीन नहीं सकता, खासकर तब जब मुकदमा आगे ही नहीं बढ़ रहा हो। ये एक बहुत बड़ा और अहम बयान था। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ से मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। अगर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये मान लिया है कि 4 साल की देरी के बाद अनुच्छेद 21 के तहत जमानत मिलनी चाहिए, तो क्या ये सिद्धांत सभी के लिए समान रूप से लागू हो रहा है? और यही सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि स्रोत में जो आगे लिखा है वो तो एक अलग ही कहानी बयां करता है। स्रोत यहाँ न्यायपालिका में मौजूद एक परेशान करने वाली असंगति की ओर हमारा ध्यान खींचता है। मतलब एक ट्रबलिंग इनकंसिस्टेंसी है। जी, और सच कहूं तो ये असंगति ही इस पूरे मुद्दे का सबसे विवादास्पद पहलू है। स्रोत के ही तथ्यों को देखें तो एक तरफ दिल्ली उच्च न्यायालय कुछ लोगों को 4 साल के लंबे इंतजार के बाद राहत दे देता है, लेकिन वही दूसरी तरफ स्रोत खासतौर पर उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे नामों का उल्लेख करता है
जो उसी सख्त यूएपीए कानून के तहत सालों से अंदर हैं। स्रोत स्पष्ट कहता है कि इन मामलों में मुकदमे की शुरुआत दूर दूर तक नजर नहीं आती। अब कोई भी आम इंसान सोचेगा, कानून एक है, संविधान का अनुच्छेद 21 एक है, अदालतें वही हैं, फिर भी नतीजे इतने अलग क्यों हैं? अगर देरी के आधार पर एक केस में जमानत मिल सकती है तो दूसरे में क्यों नहीं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखें तो ये सिर्फ कुछ लोगों की जमानत का मुद्दा नहीं रह जाता, ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा कर देता है। बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक गैर समझौतावादी गारंटी है? मतलब एक ऐसा अधिकार जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता, या फिर ये एक ऐसा सिद्धांत बन गया है जो इस बात पर बदल जाता है कि व्यक्ति पर आरोप किस तरह के हैं? ये तो न्याय की पूरी अवधारणा को ही पलट कर रख देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके अधिकार इस बात पर तय होंगे कि आप पर इल्जाम क्या है, ना कि इस बात पर कि आप एक नागरिक हैं जिसे संविधान ने कुछ बुनियादी हक दिए हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप। जब न्यायपालिका एक ही तरह के कानूनों में और एक जैसी देरी होने के बावजूद अलग अलग मानक अपनाने लगती है, तो कानून की जो एक निश्चितता होती है ना, वो खत्म हो जाती है। वो भरोसा डगमगा जाता है। वही ये धारणा बनने लगती है कि शायद कुछ आरोप इतने संगीन होते हैं कि उनके सामने बुनियादी अधिकार भी छोटे पड़ जाते हैं, भले ही वो आरोप अभी तक साबित भी ना हुए हों। इससे जनता में संदेश चाहता है कि न्याय प्रणाली एक लॉटरी की तरह हो गई है। मैं इस बिंदु पर थोड़ा और रुकना चाहूंगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि अदालतें आखिर जमानत के फैसले लेती कैसे हैं। इतिहास में अगर हम जाएं तो एक समय था जब जमानत देने के लिए एक पुराना मानक इस्तेमाल होता था, जिसे ट्रिपल टेस्ट कहा जाता था। क्या आप इसे थोड़ा समझा सकती हैं? जरूर। ट्रिपल टेस्ट दरअसल न्यायशास्त्र का एक बहुत ही संतुलित तरीका था। इसका मूल उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं था, बल्कि सिर्फ ये सुनिश्चित करना था कि वो व्यक्ति सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर रहे। तो इसमें क्या देखा जाता था? इसमें 3 मुख्य बातें देखी जाती थीं। पहला, क्या आरोपी के भाग जाने का खतरा है? दूसरा, क्या वो बाहर जाकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है? और तीसरा, क्या वो गवाहों को डरा धमका सकता है? तो अगर इन तीनों सवालों का जवाब ना होता था तो अदालत मान लेती थी कि इसे जेल में रखने का कोई तुक नहीं है और जमानत दे दी जाती थी। बिल्कुल, क्योंकि तब तक उसका अपराध तो साबित हुआ नहीं है। लेकिन स्रोत के अनुसार अब न्यायपालिका का चलन काफी बदल गया है। अब ट्रिपल टेस्ट पीछे छूट रहा है और अपराध की गंभीरता यानी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को ही मुख्य आधार माना जा रहा है। पर अगर हम एक बार राज्य यानी स्टेट के नजरिए से सोचें, अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह या आतंकवाद के आरोप में पकड़ा गया है तो अपराध तो बहुत गंभीर है। ऐसे में राज्य का ये कहना कि अपराध बहुत गंभीर है, हम जमानत नहीं देंगे, कुछ हद तक सही भी तो लगता है ना? सुनने में तर्क बिल्कुल सही लगता है, लेकिन यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़ी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी की बात करता है। स्रोत का मुख्य निष्कर्ष ये है कि यदि राज्य आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी की आज़ादी छीनने की जिद करता है तो बात वहीं खत्म नहीं हो जाती। अच्छा, तो फिर राज्य की जिम्मेदारी क्या बनती है? त्वरित सुनवाई यानी स्विफ्ट ट्रायल सुनिश्चित करने का एक बहुत भारी बोझ सीधे राज्य के कंधों पर आ जाता है। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा अपराध इतना गंभीर है कि हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन हम ये भी नहीं बताएंगे कि तुम्हारा मुकदमा कब शुरू होगा। हाँ, मतलब राज्य दोनों तरफ से फायदा तो नहीं उठा सकता। एकदम सही। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मतलब अगर आप गंभीरता के नाम पर किसी की स्वतंत्रता छीन रहे हैं तो आपको उसी गंभीरता से मामले को अदालत में तेजी से साबित भी करना होगा। बिल्कुल। यदि राज्य त्वरित सुनवाई करने में फेल हो जाता है तो उस देरी के कारण वो जेल का समय कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं रह जाता, वो सीधे सीधे एक गैर कानूनी सजा बन जाती है। राज्य अपनी विफलता का पूरा बोझ उस अंडर ट्रायल के कंधों पर डाल रहा है। और ये बात हमें वापस उसी 75% वाले डरावने आंकड़े पर ले आती है। इसका सीधा मतलब है कि राज्य मामलों को तेजी से निपटाने में तो फेल है, लेकिन लोगों को जेल में रोके रखने में वो पूरी तरह से कामयाब हो रहा है। ये एक बहुत ही खतरनाक असंतुलन है। अगर जमानत जेल नहीं के बुनियादी सिद्धांत को बिना किसी भेदभाव के लागू नहीं किया जाता तो इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। तब व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई मौलिक अधिकार नहीं रह जाएगी, वो केवल न्यायपालिका के विशेषाधिकार यानी जुडिशियल डिस्क्रिशन का विषय बनकर रह जाएगी। बाप रे! इसका मतलब है कि हक की आज़ादी पूरी तरह से इस बात पर टिक जाएगी कि उस दिन बेंच पर कौन सा जज बैठा है, उसकी अपनी विचारधारा क्या है। ये तो रूल ऑफ लॉ, कानून के राज के एकदम खिलाफ है। यही तो सबसे बड़ा डर है। स्रोत भी इसी बात की चेतावनी देता है।
कि ये जो विशेषाधिकार का जोखिम है, ये न्याय की समानता को नष्ट कर सकता है। जब अधिकार विशेषाधिकार बन जाते हैं, तो आम आदमी का न्याय से भरोसा उठ जाता है। कानून की ताकत तो उसकी एकरूपता में है ना, अनिश्चितता में नहीं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है वो ये है कि हमारी जो दंड प्रणाली है वो अब मामलों के समाधान को प्राथमिकता नहीं दे रही है। बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे सिस्टम ने मामलों को सुलझाने के बजाय सिर्फ हिरासत में रखने को, डिटेंशन को ही अपना मुख्य हथियार मान लिया है। मतलब काम सिर्फ आरोपी को अंदर डालना रह गया है, उसे न्याय तक पहुंचाना नहीं। और यही वो जगह है जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कड़े कानूनों के बीच संतुलन बनाना आज की सबसे जटिल चुनौती है। सवाल ये है कि हम सुरक्षा के नाम पर स्वतंत्रता की कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जब फाइलें सालों तक मेज पर पड़ी रहती हैं, तो उसका क्रूर असर उन लाखों अंडर ट्रायल्स और उनके परिवारों पे पड़ता है। हाँ, एक तरह से राज्य ने बिना अदालत में दोषी साबित किए ही उनके जीवन के सबसे कीमती साल उनसे छीन लिए हैं। ये सिर्फ एक कानूनी विफलता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसे हम सिर्फ आंकड़ों के पीछे छिपा देते हैं। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सभ्य समाज में कानून का काम सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। और न्याय कभी भी देरी की नींव पर खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। और पूरी व्यवस्था जिस तरह से काम कर रही है, उसे देखकर मेरे मन में अंत में एक बहुत ही अलग तरह का विचार आ रहा है। वो क्या? मतलब हम ये तो मान रहे हैं कि सिस्टम की सुस्ती के कारण लोग बिना सजा के जेल काट रहे हैं, लेकिन क्या इस देरी के पीछे न्यायपालिका के भीतर कोई और ही मनोविज्ञान काम कर रहा है? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? जरा सोचिए, अगर किसी जज को ये भली भांति पता है कि हमारा सिस्टम इतना धीमा है कि इस मामले की अंतिम सुनवाई होने में 10 से 15 साल लग जाएंगे, और उसे ये भी लगता है कि शायद अंत में ये व्यक्ति तकनीकी कारणों से छूट जाए, तो क्या ऐसा संभव है कि जज अब चेतन रूप से सबकॉन्शियसली जमानत देने से इसलिए इनकार कर रहा हो क्योंकि वो जानता है कि ये प्री ट्रायल डिटेंशन ही वो एकमात्र सजा है जो उस व्यक्ति को कभी मिलेगी? ओहो! क्या न्याय प्रणाली ने अपनी विफलता को मानकर इस देरी को ही न्याय देने का एक अघोषित तरीका बना लिया है? अगर सच में ऐसा है, तो हम कानून के शासन में नहीं बल्कि सिस्टम की सुविधा के शासन में जी रहे हैं।